हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को पूरी तरह समझेंगे। इसके इतिहास से लेकर वर्तमान समय में सूचना का अधिकार किस तरह का है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, चाहे आप किसी भी कोर्स में हों, वो पूरी तरह कवर हो जाएगा। हम सूचना के अधिकार से संबंधित सभी बातों को इस वीडियो में कवर कर लेंगे और बहुत ही ईज़िली तरीके से करेंगे, जिससे कि आपको सारी बातें समझ भी आ जाएं। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो सके। आगे सारी चीज़ों को समझें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूचना का जो अधिकार अधिनियम है वो इतनी आसानी से सभी को नहीं मिला। भारत सरकार ने 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, बट सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए जो संघर्ष चला था वो 1970, 80 और 90 के दशक में स्पेशली बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ा और ये अधिनियम अस्तित्व में आया। इसकी कहानी जो है वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। सबसे बड़ी बात कि भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए ही ये संघर्ष किया गया था। बट कोई नहीं, सारी बातें करेंगे, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब एक अरेंज फॉर्म में वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूचना के अधिकार के कानूनी इतिहास की। देखिए, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में कहीं भी सूचना के अधिकार का अलग से कोई भी वर्णन नहीं किया गया। ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है, आर्टिकल नहीं है, जहां पर अलग से लिखा हो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जनता को दिया जाता है या राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की गई हो। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जो कि अलग से हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताए। लेकिन इस महत्वपूर्ण अधिकार को संविधान में अन्य मूल अधिकारों के संदर्भ में या उनके साथ जोड़कर उठाया जाता रहा है। कानूनी समानता का आर्टिकल जो 14 है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो आर्टिकल 19 का भाग ए है, और व्यक्तिगत आज़ादी आर्टिकल 21 जैसे मौलिक अधिकारों के साथ सूचना का अधिकार या सूचना के लोक अधिकार पर भी बहस चलाई गई है और उसके महत्व को उजागर किया गया है। तो कोई अलग से वर्णन नहीं किया गया है सूचना के अधिकार का भारतीय संविधान में। बट हाँ, जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, स्पेशली जो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की आज़ादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो ये आर्टिकल है, इसके साथ ये माना जाता है कि इसी में सूचना का अधिकार भी निहित है। कई बार बहस जब की जाती थी तो कहा जाता था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत ही सूचना का अधिकार भी निहित है और इसीलिए कई बार प्रेस वगैरह को सूचना देनी जरूरी हो जाती थी। तो अलग से भारतीय संविधान में कहीं वर्णन नहीं था और इन जो ये आर्टिकल 14 वगैरह हैं, इन्हीं से काम चलाया जाता था। इन्हीं आर्टिकल्स के बदौलत ये कहा जाता था कि भारतीय जनता को सूचना का अधिकार ऑलरेडी प्राप्त है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने कार्य की सूचना जनता को दे। बट फिर भी कोई अलग से प्रावधान नहीं था सूचना के अधिकार को लेकर, इसीलिए कई बार प्रॉब्लम्स होती थी। एक्चुअली दोस्तों, भारत में सूचना के अधिकार की मांग भ्रष्टाचार को खत्म करने, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही, इस पर नियंत्रण लगाने के लिए इसकी मांग की जा रही थी। अब भारत में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, भाई भतीजावाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लाल फीताशाही मतलब नौकरशाही बहुत ज़्यादा मतलब एटीट्यूड के साथ काम कर रही थी, बहुत ज़्यादा नौकरशाही निरंकुश तंत्र की तरह काम कर रही थी और सूचना वगैरह जनता को मिलती नहीं थी। इसलिए सूचना का अधिकार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष का एक शुरुआती और एक महत्वपूर्ण पक्ष रहा है शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में संशोधन की मांग, जो आगे चलकर इस दमनकारी कानून को पूरी तरह खत्म करने, खारिज करने की मांग में बदल गई। अंग्रेजी शासनकाल में बने इस कानून और आज़ाद भारत में इसके अवतार शासकीय गुप्त बात अधिनियम को ऐसे हथियार के रूप में देखा जाता है जो सरकार के हाथों में असीमित शक्तियां देती है। इस कानून के तहत कोई भी आधिकारिक जानकारी या सूचना को अनाधिकृत रूप से जनता के बीच जारी करना एक अपराध है।
देखिए दोस्तों, अब एक कानून है शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। अब इस कानून को भारत में आज़ादी के बाद भी अपनाया गया था, इस फॉलो किया जा रहा था। इस कानून का मतलब ये था कि जो शासक वर्ग था, जो प्रशासन करने वाले जो व्यक्ति थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनके पास ये अधिकार था कि अगर उन्हें लगता है कि हमारे हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए कोई जानकारी खतरा है, तो वो उसे शेयर नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे। और अगर कोई व्यक्ति, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा कर देता है, अगर बता देता है, जनता को कोई जानकारी दे देता है, तो यह करना एक अपराध होगा। यह समझना कठिन नहीं है कि देश के शासकों ने अपने निजी स्वार्थ और सहूलियत के लिए इस कानून का दुरुपयोग किया है। दो ऐतिहासिक उदाहरण हमारे सामने हैं। पहला है शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 का इस्तेमाल कर मीडिया को सरदार सरोवर डैम के स्थान पर, जो कि संघर्ष स्थल भी था, जाने से रोक दिया गया और इस विकास परियोजना से बड़े पैमाने पर हो रहे विस्थापन की सच्चाई को देश की जनता के सामने आने से रोका गया। इसी तरह 1985 में भोपाल शहर में जहरीले रासायनिक गैस के रिसाव से हुए बड़े हादसे के मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को सार्वजनिक होने से रोका गया। यूनियन कार्बाइड कंपनी और सरकार के बीच हुए समझौते की जानकारी छिपाई गई। और जब कुछ लोगों ने गैस रिसाव से स्वास्थ्य पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, तो उन्हें शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत रोका गया और गिरफ्तारी भी हुई। तो देखिए दोस्तों, अब इस कानून के तहत, ये जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम था, इस कानून के तहत सरकार ने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब जैसे कि दो ऐतिहासिक उदाहरणों से मैंने आपको समझाया। पहला उदाहरण था सरदार सरोवर डैम का। अब जब सरदार सरोवर डैम बना तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो प्रेस को, मीडिया को वहाँ पर जाने, उसकी कवरेज करने से रोका गया, ये बात कहकर कि ये जो बातें हैं वो देश के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो हम बता नहीं सकते हैं। शासकीय गुप्त बात अधिनियम का हवाला देकर उन्हें रोका गया, मीडिया को रोका गया, जिससे कि पूरा जो देश है वो लोगों की कठिनाइयों को, जो कि विस्थापित हो रहे थे, उसको नहीं जान सका। इसके अलावा 1985 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इसमें हुआ ये था कि एक कंपनी थी जिसमें बहुत एसिड्स वगैरह का काम होता था, यूनियन कार्बाइड। तो उस कंपनी में बहुत जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक सुविधाएं होती हैं, वो नहीं होती हैं, जिस कारण से ये ट्रेजेडी हो जाती है। और जो गैस निकलती है उससे इतना नुकसान होता है कि जो बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उस इलाके में, वो अपंग पैदा होते हैं। कई लोगों की मौत तो होती है, बट जो बाद के बच्चों के ऊपर भी उसका गैस का असर रहता है। तो इसकी कवरेज से भी मीडिया को रोका गया, लोगों को रोका गया। तो ये चीज़ें हमें दर्शा रही हैं कि किस तरह सरकार अपनी शक्तियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी और लोगों को सूचना नहीं दे रही थी। यहाँ पर मैं आपको एक बैकग्राउंड दिखा रहा हूँ, एक बैकग्राउंड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमें ज़रूरत पड़ी सूचना के अधिकार अधिनियम की। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग कहते थे कि भाई कि आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में लिखा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव की स्वतंत्रता की बात की गई है, आर्टिकल 21 में भी बात की गई है। इसका हवाला देते हुए हम कहते थे कि हमें सूचनाएं दो, हमें पता होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए। बट हमारे पास कोई एक पुख्ता कोई कानून नहीं था जिसके दम पर हम बिल्कुल डायरेक्टली कह सकें। इसीलिए हमें सूचना के अधिकार की ज़रूरत थी। और इसी बीच आगे चलकर जब संघर्ष होता है, मांग होती है, जब मांग होती है तो आगे चलकर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा 1996 में देश का पहला सूचना अधिनियम प्रारूप तैयार किया जाता है। अब ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? देखिए दोस्तों, ये एक संगठन है, स्पेशली ये एक संसद का एक हिस्सा है, संसद का इसके ऊपर प्रभाव रहता है। अब इसके द्वारा अधिनियम तैयार किया गया, एक प्रारूप तैयार किया गया था सूचना के अधिकार का। प्रारूप का मतलब होता है स्ट्रक्चर, कि किस तरह से सूचना का अधिकार पूरी तरह बनेगा, तो उसका स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया। उसके बाद आगे चलकर अगले ही साल 1997 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, राष्ट्रीय सूचना कानून की राह में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भारत सरकार ने वर्किंग ग्रुप को गठित किया,
जिसने एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में सूचना की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल का प्रारूप तैयार किया। देखिए, पहले 1996 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था, बट उसके अलावा अब यहाँ पर 1997 में भारत सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप, जिसके अध्यक्ष थे एच.डी. शौरी, उसको गठित किया, उसका गठन किया, जिसने सूचना की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल का स्ट्रक्चर पूरा का पूरा तैयार किया। अब आगे चलकर वर्ष 2000 में केंद्रीय सरकार ने शौरी ड्राफ्ट पर पुनर्विचार कर उसमें संशोधन लाया और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल FOI तैयार किया। अब देखिए दोस्तों, अब जो वर्किंग ग्रुप था एच.डी. शौरी जिसके अध्यक्ष थे, उसने फ्रीडम ऑफ इंश्योरेंस बिल तैयार किया था। अब 2000 में इस बिल में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, मतलब सुधार वगैरह किया गया, कुछ बातों को हटाया, कुछ बातों को निकाला, कुछ बातों को डाला, तो फिर से तैयार किया गया, थोड़ा सा पुनर्विचार किया गया। उसके बाद इसे पूरी तरह तैयार कर दिया गया। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल को 2000 में केंद्रीय सरकार ने पूरी तरह तैयार कर दिया, संशोधन वगैरह करके। फिर 2002 में यह बिल संसद में पारित हुआ और 2003 में इस कानून को स्वीकृति मिली, लेकिन सरकारी गजट में जारी न होने की वजह से इस कानून को लागू नहीं किया जा सका। अब इसके बाद वर्ष 2004 में यूपीए सरकार ने FOI, यूपीए सरकार आप समझ रहे होंगे, जो कांग्रेस की गठबंधन की सरकार थी, वो यूपीए सरकार ने FOI यानी कि जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल था, उस कानून को खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, और एक नया सूचना बिल तैयार कर संसद में प्रस्तुत किया। और मई 2005 में यह बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ और 15 जून 2005 में इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और 120 दिनों के बाद यानी 12 अक्टूबर 2005 में केंद्रीय सूचना अधिकार अधिनियम देश भर में लागू हो गया। अब देखिए दोस्तों, मैं एक समरी के रूप में आपको पूरी तरह समझा देता हूँ। देखिए, 1900 पहले तो एक संघर्ष चला था, काफ़ी संघर्ष चला, आंदोलन किया गया, काफ़ी कुछ किया गया, सूचना के अधिकार के लिए संघर्ष चला। अब उस संघर्ष के बाद जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1996 में एक प्रारूप तैयार किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया सूचना के अधिकार का अधिनियम का, ठीक है। बट फिर 1997 में एक स्ट्रक्चर और तैयार किया गया, वो किसके द्वारा? भारत सरकार ने वर्किंग ग्रुप को गठित किया था, तो वर्किंग ग्रुप के द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल के नाम से सूचना के अधिकार का एक प्रारूप, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब इसी के बाद जो सरकार थी उसने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो बिल था अभी बनाया गया था जो 1997 में, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया और फिर 2003 में इस कानून को स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाता है, बनकर तैयार हो जाता है। ये कानून 2003 में बनकर तैयार हो गया, बट क्योंकि इसे सरकारी गजट में शामिल नहीं किया गया, मतलब इसे लागू नहीं किया गया, मतलब कानून बनकर तैयार हो गया था 2003 तक, बट इसे लागू नहीं किया गया था। अब जब नई सरकार आती है 2004 में यूपीए की, तो वो क्या करती है, इस बिल को पूरी तरह ख़त्म कर देती है। कहती है हम एक नया सूचना का अधिकार लाएंगे, थोड़ा बहुत इसमें गलतियां हैं, इसे ख़त्म करो, हम एक नया सूचना का अधिकार अच्छे से अच्छे सभी सारे प्रावधान वगैरह अच्छे से अपने हम सही से डालकर एक नया बिल तैयार करेंगे, फिर हम एक अधिनियम बनाएंगे सही से। तो 2004 में यूपीए की सरकार आई तो उसने एक नया सूचना बिल तैयार किया और उसे फिर 2005 में पास करवा दिया, फिर उसे स्वीकृति मिल जाती है राष्ट्रपति की, और इस तरह पूरे देश में एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित हो जाता है, लागू हो जाता है। तो इस तरह मिलता है पूरे देश को अपना सूचना का अधिकार। आप समझ गए होंगे यहाँ तो, राइट टू इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा मिल जाता है 2005 में पूरे देश को। हालांकि 2005 में जम्मू कश्मीर के लिए ये अधिकार नहीं था, बट हाँ अब तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर पर भी सूचना का अधिकार अधिनियम अब लागू होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी, क्या आपको पता है वो क्या है? वो चीज़ ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि ये कानून बना कैसे,
तो अब हमने बट ये नहीं समझा जो संघर्ष था वो कैसा था, वो जो आंदोलन किया गया था सूचना के अधिकार के लिए वो कैसा था। अभी हमने इसको नहीं समझा, हमने एक हल्का हल्का समझा है। अब यहाँ पर मैं बहुत कम शब्दों में आपको समझाऊंगा कि वो संघर्ष कैसा हुआ था, सूचना के अधिकार का संघर्ष कैसा था। बस 2-4 मिनट में आपको समझा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, वर्ष 1996 के अप्रैल की एक गर्म दोपहरी में ब्यावर राजस्थान में जो जगह है, आसपास के जो स्थानीय निवासी थे एक विशाल प्रदर्शन निकालते हुए शहर के सब डिविजनल अफसर को एक याचिका दी, जिसमें उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान की मांग नहीं की, बल्कि इन आंदोलनकारियों ने, प्रदर्शनकारियों ने अपने लिए सूचना के अधिकार की मांग की थी। और इन प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे, जो संगठन नेतृत्व कर रहा था वो था मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS। ये संगठन इनका नेतृत्व कर रहा था। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली बात ये थी कि मज़दूरों को, जब मज़दूर काम वगैरह करते थे, सरकारी काम वगैरह होता था, तो मज़दूरों को उतना पैसा नहीं मिलता था जितना कागज़ के ऊपर पैसा लिखा जाता था। हकीकत ये थी कि कई मज़दूर बहुत ज़्यादा काम करते थे और कागज़ पर वो काम शो नहीं होता था। वो काम मज़दूरों से करा लिया जाता था और कागज़ पर वो शो नहीं करते थे और उन्हें पैसा भी कम देते थे मज़दूरों को, जो बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे वो। तो सरकारी काम में बहुत ज़्यादा मतलब धांधली हो रही थी, भ्रष्टाचार हो रहा था। मज़दूर चाहते थे कि उन्हें साफ साफ सूचना दी जाए, उन्हें पूरा अधिकार है कि उन्हें जानकारी दी जाए कि सरकार उन्हें कितना पैसा दे रही है, कागज़ में उनके लिए कितना पैसा लिखा जा रहा है, क्या मतलब कानूनी चीज़ें हैं, उन्हें सारी बातें पता होनी चाहिए। तो उनकी यही मांग थी। बट क्योंकि उन्हें सारी सूचनाएं नहीं मिल पा रही थी, इस कारण से उन्होंने ये संघर्ष किया। इसके साथ ही ना केवल मजदूर परेशान था, बल्कि अन्य इलाकों में भी जानकारी बहुत आवश्यक थी। सबसे बड़ी चीज़, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा था, उस भ्रष्टाचार को अगर रोकना था, उसका पता लगाना था, तो सरकारी दफ्तर से सूचनाएं लेना बहुत ज़रूरी था। बट जो सरकारी ऑफिसर्स थे वो 1923 का जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम था उसका हवाला देते हुए लोगों को निकाल देते थे, कहते थे कि ये हमारी जानकारी बताना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये संघर्ष हो रहा था। तो यहाँ पर जो संघर्ष थे वो बहुत ज़्यादा थे। धरना, रैली, जन सुनवाई के माध्यम से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया गया। 1996 के विशाल धरने और भूख हड़ताल के फलस्वरूप पंचायती राज कानून में संशोधन किए गए और उसके 4 सालों बाद ही वर्ष 2000 में राजस्थान को अपना सूचना कानून मिला। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में सूचना कानून आ चुका था वर्ष 2000 में ही। समझ पा रहे हैं ना? पहले क्या हुआ कि पंचायती राज कानून में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया, फिर उसके बाद सन 2000 में राजस्थान को उसका सूचना का अधिकार का कानून मिल गया था। और जो ये संघर्ष हुआ था स्पेशली राजस्थान में हुआ था, तो इसी कारण उन्हें अपना कानून पहले मिल गया था। बट हाँ, एक बात याद रखने वाली, ये जो संघर्ष था, इसी संघर्ष के कारण 2005 में पूरे देश को सूचना का अधिकार अधिनियम मिला। तो दोस्तों, आई होप यहाँ तक आप काफ़ी अच्छे से समझ चुके होंगे। वैसे हाँ, ये बात आप ध्यान रखना कि 2005 में तो पूरे देश के लिए सूचना का अधिकार आ गया था, बट हाँ 2005 से पहले कुछ राज्यों ने, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली ने भी 2005 से पहले सूचना का अधिकार अपने राज्यों में लागू कर दिया था। जैसे कि राजस्थान और कर्नाटक ने 2000 में लागू किया था, सूचना का कानून दिया था जनता को। और 2001 में दिल्ली और असम राज्य ने अपना सूचना का अधिकार अधिनियम तैयार किया था, बनाया था। इसके अलावा 2003 में मध्य प्रदेश ने RTI एक्ट बनाया था, तैयार किया था। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ तक काफ़ी बातें समझ चुके हैं, काफ़ी जानकारी अब हमें हो गई है। पूरा कब सारी बातों को ही हम लगभग समझ चुके हैं। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि हमने A to Z आगे पिछला सब समझ लिया। मेन चीज़ अब हमें समझनी है कि 2005 का जो ये अधिनियम था, सूचना का अधिकार अधिनियम, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो वो आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए।
वैसे यहाँ पर जितनी भी बातें की जा रही हैं वो सिर्फ मैं आपको जानकारी देने के लिए ही नहीं करा रहा हूँ, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी करा रहा हूँ। अब जितनी भी मेरी वीडियोस देखने वाले जो लोग हैं वो स्पेशली हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं। तो हायर एजुकेशन में आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, और सारी बातें अगर आप एक कॉलेज में जाकर लेते हैं तो एक प्रोफेसर उस लेक्चर को कम से कम 2 दिन में ख़त्म करता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 घंटे, तो 2 घंटे ना सही आधे घंटे 1 घंटे में मैं आपको अगर दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधान। सूचना कानून के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। इस कानून के अनुसार देश के सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। आरटीआई कानून में सूचना की एक विस्तृत परिभाषा दी गई है। किसी भी रूप में धारित सामग्री सूचना के अंतर्गत आती है, जैसे कि अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूदा आंकड़ों से संबंधित सामग्री। इसके अलावा प्राइवेट निकाय से संबंधित सूचना जो कि अन्य मौजूदा कानूनों के आधार पर किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच में है। अब देखिए दोस्तों, सूचना के अधिकार अधिनियम में जो ये अधिनियम है वो पूरे देश में लागू है, सभी नागरिकों को ये प्राप्त है। अब इस अधिनियम में सूचना को परिभाषित किया गया है कि सूचना का मतलब क्या है। अब देखिए, सूचना किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो ईमेल के द्वारा आपको कोई जानकारी मिल रही है या दे रहा है कोई व्यक्ति, तो वो भी सूचना होगी। कोई अभिलेख है, कोई कागज़ में लिखी हुई बात है, तो ये भी सूचना है। सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, सलाह, इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पे ये सूचनाएँ हैं। इसके साथ ही ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं जो कि किसी प्राइवेट निकाय, जैसे कि कोई प्राइवेट सेक्टर है, कोई प्राइवेट कंपनी है, उस कंपनी में अगर कोई लोक प्राधिकारी की पहुंच है, मतलब कोई लोक प्राधिकारी, कोई पब्लिक ऑफिसर है जिसके पास किसी प्राइवेट कंपनी की जानकारी आती है। मतलब मान लो अगर मैं एक पब्लिक ऑफिसर हूँ और मेरे पास कुछ स्कूलों की जानकारी आती है, कुछ स्कूल वाले मुझे अपने स्कूल की जानकारी देते हैं जो कि प्राइवेट हैं, तो उन प्राइवेट स्कूलों की जानकारी भी लोग मुझसे मांग सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक लोक अधिकारी हूँ, एक पब्लिक ऑफिसर हूँ। तो पब्लिक ऑफिसर के पास अगर प्राइवेट सेक्टर की भी जानकारी होती है तो वो उसे देगा। अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी की जानकारी रखता है तो वो जनता को वो देगा। सूचना के अधिकार का मतलब है इस अधिनियम के अंतर्गत उस पहुंच योग्य सूचना पर अधिकार जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रण के अधीन है। अब देखिए दोस्तों, आपका सूचना या हमारा सूचना का अधिकार वही है जहां तक हमें सूचनाएं मिल सकती हैं, जिन विषयों पर हमें सूचना मिल सकती है वही हमारा सूचना का अधिकार है। अब देखिए, कुछ विषय होते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के, तो उनसे संबंधित जानकारी हमें नहीं मिल सकती है, तो वो चीज़ हमारी सूचना के अधिकार में नहीं आती है। तो हमारी सूचना का अधिकार वही है जो कि जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जो सूचना हम पा सकते हैं वही हमारा अधिकार है, और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। लोक प्राधिकारी यानी कि जो पब्लिक ऑफिसर है उसके अंडर में अगर कोई सूचना है तो वो मिल सकती है हमें। अब जैसे कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं, अब कुछ प्राइवेट सेक्टर में कोई दुकान है, कोई चीज़ है, अब उसकी जानकारी किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, किसी पब्लिक ऑफिसर के पास नहीं है, तो वो आपको कैसे देगा? तो जो जानकारी पब्लिक ऑफिसर के पास है वही चीज़ सूचना के अधिकार में आती है, और जो सूचनाएं आप पा सकते हैं जो कि जनता के लिए है वाकई में, तो वही आपका सूचना का अधिकार है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, इसकी कानून की धारा 4 में सक्रिय प्रकटीकरण का प्रावधान है, जिसका मतलब यह है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण को निरंतर प्रयास करना चाहिए कि वह स्वयं प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर विभिन्न साधनों के माध्यम से, खासकर इंटरनेट पर, सूचना उपलब्ध कराए,
जिससे जनता को सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इस कानून का कम से कम प्रयोग करना पड़े। इस कानून के तहत सभी लोक प्राधिकरणों में लोक सूचना अधिकारी तथा अपील अधिकारी के निर्वाचन के माध्यम से कानून के कार्यान्वयन हेतु व्यवस्था के प्रावधान हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी धारा ये जो 2005 वाला जो ये कानून है सूचना का, इसकी धारा 4 में लिखा गया है कि जो विभाग हैं, जो संस्थान हैं, उनको अपने आप ही कोशिश करनी है, अपने आप ही ये कार्य करना है कि वो जनता को समय समय पर सरकार की सभी नीतियों, कार्य या जो भी इम्पोर्टेंट काम किए जा रहे हैं उसकी सूचनाएं प्रदान करें। मतलब कि जनता को खुद मांगना ना पड़े कि हमें भाई अभी अभी सड़क बनी है, ये इस सड़क की पूरी जानकारी दो, इस पे इसे बनाने में कितना खर्च आया है। तो इस प्रावधान में कहा गया है कि जो भी विभाग है संबंधित, उसे खुद ही ये जानकारी पहले ही जनता को दे देनी चाहिए कि ये जो सड़क है उसके बनने में इतना निर्माण आया है या वगैरह वगैरह जो भी बात है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि स्वयं प्रेरणा से जनता को नियमित अंतरालों पर, नियमित समय पर इंटरनेट के माध्यम से या जैसे पॉसिबल हो सूचनाएं प्रदान करें संबंधित विभाग, ताकि जनता को इस कानून का उपयोग बार बार ना करना पड़े कि पहले आरटीआई फाइल करे जनता, फिर जाए पूछे, धक्के खाए इतने समय बाद फिर लोगों को जानकारी मिले। तो ऐसे करने की नौबत ही ना आए। और इसके साथ ही इस कानून को चलाने के लिए लोक सूचना अधिकारी होता है। लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी होता है या सहायक अधिकारी होता है, उसके तहत इस कानून का संचालन करने का प्रावधान किया गया है। इस कानून में यह स्पष्ट बताया गया है कि कौन सी सूचना प्रकटीकरण के दायरे से बाहर आती है। कानून की धारा 8(1) में ऐसी सूचनाओं की सूची दी गई है। अब देखिए दोस्तों, अब सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8 के भाग 1 में ये साफ तौर पर एक लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी जानकारी जनता को देने लायक नहीं है, देने योग्य नहीं है। जैसे कि पहली है, वह सूचना जिसके प्रकट करने पर भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित या विदेशों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को प्रबल करती हूँ। अब कोई ऐसी जानकारी है जिससे कि भारत की सुरक्षा के लिए जो खतरा है, जो भारत के विदेशी रिलेशन के लिए, जो फॉरेन रिलेशन के लिए बेकार हो सकती है या किसी अपराध को बढ़ावा दे सकती है, ऐसी सूचना को बताया नहीं जा सकता है। इसके अलावा सूचना जिसके प्रकाशन का किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषेध किया गया हो या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती हो। अब ऐसी कोई सूचना है जिससे कि न्यायालय का अपमान हो सकता है, अगर वो सूचना दी जाती है तो ऐसी सूचना भी नहीं दी जा सकती जिससे कि न्यायालय का अपमान हो सकता हो। ऐसी सूचना जिसके प्रकट करने से संसद या किसी राज्य के विशेषाधिकारों का हनन होता हो। अब ऐसी सूचना अगर दी जाती है जिससे कि संसद या राज्य के विशेष अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसे भी प्रकट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि किन सूचनाओं को नई जनता को नहीं दिया जा सकता, उन सूचनाओं की हम बात कर रहे हैं। ऐसी सूचना जिसमें वाणिज्यिक, विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा शामिल है, जिसके प्रकट करने से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति का नुकसान होता हो, जब तक सक्षम प्राधिकारी को यह संतुष्टि नहीं होती कि ऐसी सूचना का प्रदान करना लोकहित में हो। अब देखिए दोस्तों, कुछ सूचनाएं हैं, अगर अधिकारी को लगता है कि ऐसी सूचना से खतरा हो सकता है और लोकहित में ये नहीं है, तो वो उस सूचना को नहीं देता है, खारिज कर देता है जनता की अपील को या उसके अनुरोध को, कर सकता है वो ऐसा। तो दोस्तों, अभी हमने सूचना के अधिकार अधिनियम को थोड़ा सा जाना। अब हम बात करते हैं इसी के अंदर कि सूचना के लिए आवेदन फाइल करने की क्या प्रक्रिया होती है। प्रोसीजर फॉर फिलिंग रिक्वेस्ट अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत किस तरह से, किस प्रोसेस के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है सूचना लेने के लिए।
तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसे जानकारी मिले तो सबसे पहले उसे एक आवेदन देना पड़ता है। चाहे वो आवेदन लिखकर किसी कागज़ पर दिया जाए या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ईमेल वगैरह करके या जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू वो आवेदन या एप्लीकेशन दे। तो सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होती है। अब यहाँ पर कुछ शर्तें हैं कि जो एप्लीकेशन की भाषा होगी वो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, इसके अलावा कोई भी क्षेत्रीय भाषा है तो वो हो सकती है। इसके साथ ही जब आवेदन एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके साथ फ़ीस भी लगती है, थोड़ी-सी शुल्क लगता है, तो वो देना पड़ता है। हालाँकि शुल्क बहुत कम होता है, 10 रुपये होता है, अभी तो 10 ही रुपये था अभी तक तो। इसके साथ ही यह आवेदन जो आवेदन होता है वो केवल केंद्र लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी या उससे संबंधित लोक प्राधिकारी को देना होगा। अब ये जो आवेदन होगा वो लोक सूचना अधिकारी के पास जाता है। अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो किसको दोगे आप? आप दोगे लोक सूचना अधिकारी को, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो, उसे आपको देना होगा। या फिर जो आप सूचना पाना चाहते हो तो उस सूचना से संबंधित कोई लोक प्राधिकारी है तो आप उसको अपना आवेदन दोगे। तो आप यहाँ पर कि सूचना अधिकारी को भी दे सकते हो और सिर्फ लोक प्राधिकारी को, जो कि संबंधित सूचना रखता है, उसको भी आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो। तो सिंपली अभी हमने समझा कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है। वो एप्लीकेशन नॉर्मली आप सूचना अधिकारी को देते हैं। अगर सूचना अधिकारी नहीं अवेलेबल है तो संबंधित अधिकारी, जो सूचना आपको चाहिए और संबंधित अधिकारी आपके इलाके में है, कोई लोक प्राधिकारी, तो आप उस ऑफिसर को भी दे सकते हो, कोई पब्लिक ऑफिसर है तो, जिससे आपको सूचना चाहिए। अब ये सूचना दोस्तों लिखित ही होती है। आपको एक लिख कर ही एक एप्लीकेशन डालनी होती है, भले आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में दे रहे हैं तब भी वो लिख कर ही होनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर मौखिक देना चाहता है, बोल कर ही आवेदन देना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, बट जो संबंधित अधिकारी होगा वो उस सूचना को लिखित में कन्वर्ट करवा लेगा। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो मौखिक रूप से आवेदन कर रहा है, मौखिक रूप से अपनी बात बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो जो अधिकारी होगा लोक सूचना अधिकारी, वो उसकी सहायता करेगा, उसे कहेगा कि आप इसको लिख दीजिए। लिखने में उसकी सहायता भी वो कर सकता है, उससे मतलब हेल्प करा सकता है थोड़ी। तो ये उसकी जिम्मेदारी है अधिकारी की कि वो सूचना को लिखित में कन्वर्ट करवा लें। इसके अलावा आवेदन में आवेदक जो आवेदन कर रहा है, जो व्यक्ति जो एप्लीकेशन डाल रहा है, सूचना मांगने की वजहों का खुलासा करने की कोई बाध्यता नहीं है। मतलब अगर आप कोई सूचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मेरे इलाके में अभी 1 किलोमीटर की सड़क बनी है, आप चाहते हो पूछना कि इस सड़क पर कितना खर्च आया है संबंधित लोक अधिकारी से, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको वजह बतानी पड़ेगी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो ऑफिसर आपसे कहेगा कि आपको आखिर क्या, आप जानकर क्या करोगे, कि आपको पता करना है कि आपकी सड़क इतने पैसे में बनी है, आप क्या करोगे जानकर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ वजह या कारण बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सूचना चाहते हो तो सिंपली आपको वो सूचना मिल जाएगी। बस हाँ, आपको अपनी एप्लीकेशन में बस इतनी सूचनाएँ डालनी हैं जिससे कि जो लोक सेवा अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी है, वो आपसे संपर्क कर सकें। आपको अपना नाम, पता वगैरह डाल देना होगा, इतनी सूचना, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो आप, जिससे कि आपको मतलब इन्फॉर्म किया जा सके, आपको सूचना दी जा सके। और जो ये एप्लीकेशन होती है वो बाय पोस्ट भी दी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी दी जा सकती है, आप खुद जाकर दे सकते हो, जमा करा सकते हो। फ्रेंड्स, जो भी बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ और नोट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, आप उस नोट्स में और भी डीपली पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे अब मैं समझा रहा हूँ। रीडिंग करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए नॉर्मली मुझे तो पता ही है, तो मैं सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बस समझा दे रहा हूँ। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके साथ ही जो आप आवेदन करते हो वो पोस्ट वगैरह से कर सकते हो, ठीक है, बट इसके साथ ही यहाँ पे आप एक बात और है कि जो आवेदन लिखना है, जो एप्लीकेशन आपको लिखनी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा। होता है ना, हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है। स्कूल की एप्लीकेशन हम लिखते थे तो उसका फॉर्मेट होता था, हिंदी में लिखते थे सेवा में प्रधानाचार्य टू द प्रिंसिपल। तो ये एक प्रारूप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। तो अब इसके लिए कोई स्ट्रक्चर है तो नहीं। सूचना अधिकारी, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सूचना अधिकारी को, तो किसी भी स्ट्रक्चर में आप सूचना मांग सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर में आप अपनी एप्लीकेशन को लिख सकते हो, किसी भी तरह से। कोई स्पेसिफिक
प्रारूप या स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको नहीं बताया गया है कि इस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी फॉर्मेट में आप एप्लीकेशन लिख के सामने वाले को, अधिकारी को दे सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी होती है कि आप जो सूचना चाहते हैं उसके क्रमबद्ध, जो आपके प्रश्न है उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखें। जैसे कि आप अगर चाहते हैं कि जो ये सड़क है, अगर आपको सूचना मतलब आपको पता नहीं है, अब देखिए आपने डायरेक्टली पूछ लिया कि ये जो सड़क बनी है मेरी गली में वो कितने रुपए की बनी है, और फिर आप बाद में पूछ रहे हैं ये कब बनी है। अब ये दो बातें हो गई। आपको पहले पूछना चाहिए था कि ये सड़क बनी किस दिन है, बनकर तैयार किस दिन हुई, कि और अगर आपको मतलब पूछना है कि कितना समय टोटली इस सड़क को बनने में लगा है, तो ये बात आपको पहले पूछनी चाहिए, बजाय इसके कि कितना खर्च इसमें आया है या कितने साल तक ये चलेगा, कितने साल तक ये रोड चलने की संभावना है। ये बातें आपको बाद में पूछनी चाहिए। अगर आप मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर जानकारी आप ले रहे हैं तो उसमें आप ऐसे एक क्रमबद्ध प्रश्न रखिए। जो बातें पहले पूछने लायक हैं वो पहले रखिए, और जो बाद में पूछने वाली हैं वो बाद में रखिए, ताकि उसी हिसाब से आपको आंसर किया जा सके 1 बाय 1 क्वेश्चन का। जैसे कि कहते हैं ना कि रामायण ख़त्म हो गई और फिर लास्ट में पूछ रहे हैं कि राम कौन थे, सीता कौन थी। तो ऐसा ना हो, जो चीज़ पहले पूछने वाली है वो आप पहले पूछ लें, जो लास्ट में आपको पूछनी है वो लास्ट में पूछने वाली चीज़ है वो लास्ट में पूछें। तो एक क्रमबद्ध प्रश्न आपको रखने होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी गलत लोक प्राधिकारी को आवेदन कर देते हैं, अब आपको करना था किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोक अधिकारी को, पब्लिक ऑफिसर को, बट किसी व्यक्ति ने किसी गलत ऑफिसर को कर दिया, तो अब ये ऑफिसर, जिस ऑफिसर के पास वो एप्लीकेशन आई है, वो ऑफिसर आपको इन्फॉर्म करेगा या उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा जिसने एप्लीकेशन डाली थी, और फिर वो उसको हस्तांतरित कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा सही डिपार्टमेंट में या सही ऑफिसर के पास। निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन जमा होने के 30 दिनों के भीतर लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि आवेदन पर कार्यवाही समाप्त कर निर्णय ले। यदि आवेदन सहायक लोक सेवा अधिकारी को दी गई है तो कार्यवाही की समय सीमा 35 दिनों की होती है। तो नॉर्मली दोस्तों, जो अधिकारी है, लोक सूचना अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर उसके पास सही से एप्लीकेशन आई है, फ़ीस वगैरह देकर अगर उसके पास एप्लीकेशन आई है पूरे प्रोसीजर के साथ, तो उसकी जिम्मेदारी है कि 30 दिन के अंदर उस पर अपना डिसीज़न सुनाए। अगर वो उसे खारिज करना है तो खारिज कर दे, अगर वो डिसीज़न देने योग्य एप्लीकेशन है तो उस पर अपना निर्णय दे, डिसीज़न दे, और सूचना जो भी प्रदान करनी है वो करे। अगर कोई सहायक लोक सेवक लोक सूचना अधिकारी है, मतलब असिस्टेंट है थोड़ा, तो उसके लिए 35 दिन दिए गए हैं कि 35 दिन तक उसके पास टाइम है कि वो उस एप्लीकेशन को सॉल्व करे, उस एप्लीकेशन का जवाब दे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि आवेदन में ऐसी सूचना के लिए अनुरोध किया गया हो जो कि किसी व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तब आवेदन पर कार्यवाही 48 घंटे के भीतर समाप्त हो जानी चाहिए। यह जरूरी है कि आवेदन के साथ आवेदक यह भी सूचित करे कि वह कैसे जीवन और आज़ादी से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ हम यहाँ पर सड़कों की बात नहीं कर रहे कि सड़कों, पुलों या इत्यादि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनकी जानकारी हम विभागों से प्राप्त करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी जानकारी हमें सूचना अधिकारी से मिल सकती है। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के ऊपर केसेस लग जाते हैं, कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंस जाता है और उससे संबंधित सूचना किसी लोक अधिकारी के पास होती है जो उसे बचा सकती है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके जीवन के ऊपर खतरा आ गया है। अब उसे पता है कि उस संबंधित लोक अधिकारी के पास मेरे से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं जो कि मुझे मतलब मुझ पर जो आरोप लग रहे हैं उससे मतलब मुझे छुटकारा दिला सकती है। अब मान लो कि कोई ऑफिसर है, अब उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, उसके ऊपर FIR हो गई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस ऑफिसर को खुद पता है कि संबंधित जो लोक अधिकारी है, सूचना अधिकारी है, उसके पास प्रोजेक्ट की पूरी फाइल है, उसमें मेरी ईमानदारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि कहाँ पर कितना पैसा लगा है, जिससे प्रूफ हो जाएगा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। तो ऐसे में
ऐसी जो कार्यवाही होती है वो उसका मतलब ये है कि उस संबंधित व्यक्ति के जीवन, आज़ादी और सुरक्षा के लिए खतरा है, तो जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति को सूचना दी जाती है। मतलब यही है, शॉर्टली कहा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करना, तो 48 घंटे के अंदर भी सूचना मिल सकती है अगर बहुत ज़रूरी होता है। बट हाँ, प्रूफ करना होता है व्यक्ति को कि संबंधित सूचना किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो मिल सकती है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की सूचना को यानी कि एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति के एप्लीकेशन को ऑफिसर के द्वारा, जो लोक सूचना अधिकारी है उसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के पास 2 अपील के ऑप्शन होते हैं। मतलब पहली बात तो यह है कि देखो, अगर उसकी एप्लीकेशन ही गलत थी तो रिजेक्ट उसने अच्छा हुआ कर दिया, सही किया रिजेक्ट करके। बट फिर भी अगर ऑफिसर की गलती है, उसने जानबूझकर गलत तरीके से एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, वो सूचना नहीं देना चाहता, तो व्यक्ति के पास 2 अपील के ऑप्शन होते हैं। पहला होता है कि जो जन सूचना अधिकारी है, जो लोक सूचना अधिकारी है, उससे ऊपर का ऊंचे पद पर जो अधिकारी है, उससे वो अपील कर सकता है सूचना के लिए। इसके अलावा एक दूसरा है, वो है कि जो सूचना आयोग है उसके पास अपील की जा सकती है। सूचना आयोग एक बहुत बड़ी बॉडी हो जाती है, तो उस आयोग में अपील की जा सकती है कि मुझे ये सूचना नहीं मिल रही है, नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो सूचना उसको दी जाएगी, छानबीन वगैरह सही से की जाएगी। अगर ऑफिसर की गलती होती है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लगता है। मान लो कि किसी व्यक्ति को 90 दिनों तक सूचना नहीं मिली और ऑफिसर की गलती थी, तो 90 दिनों तक 250 रुपये का जुर्माना देखा जाएगा कि कितना हुआ। और अगर जुर्माना 25,000 से ज़्यादा हो गया है तो कुछ और भी कार्रवाई की जा सकती है उस ऑफिसर के ऊपर भी। तो फ्रेंड्स, सूचना अधिकार कानून के तहत 2 मुख्य आयोगों का गठन किया गया है। पहला है केंद्रीय राष्ट्रीय आयोग और दूसरा है राज्य सूचना आयोग। तो 2 हैं, एक है केंद्रीय राष्ट्रीय सूचना आयोग जो पूरे नेशनल लेवल का है सूचना आयोग, और एक है राज्य सूचना जो कि हर राज्य के लिए है, राज्य सूचना आयोग हर राज्य में है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पूरी तरह ही सूचना के अधिकार को, उसके संबंधित सभी बातों को पढ़ लिया। हालांकि सूचना के अधिकार में थोड़ी सी कमियां ये रह गई हैं कि सूचना के अधिकार में अभी उतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं आई है। सूचना के अधिकार में उतनी ज़्यादा जागरूकता अभी समाज में नहीं फैली है, स्पेशली ग्रामीण इलाकों में। ग्रामीण इलाकों की स्त्रियां अभी भी इससे परिचित नहीं हैं। बहुत सारे लोगों को इसके प्रोसीजर के बारे में सही से नहीं पता। अब इसमें थोड़ा प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है कि किस अधिकारी को देना है, मतलब आवेदन किसको करना है, तो इससे संबंधित सूचनाएं लोगों के पास सही से नहीं है। जागरूकता की थोड़ी सी कमी है, और इसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं वो भी थोड़ा बेकार रुख अपनाते हैं। अब उनके अंदर नौकरशाही वाली फीलिंग है, तो वो सोचते हैं कि अगर हम सूचना देंगे अपनी काम की तो इसका मतलब ये है कि लोग हमारे काम की निगरानी कर रहे हैं। हम उनका सूचना देने का मन भी नहीं करता कई बार। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी कमियाँ भी हैं सूचना के अधिकार के अधिनियम में। बट फिर भी दोस्तों, हमें पढ़ना था सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे हमने पूरी तरह कवर कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। समझ में ना भी आई है तो एक बार और धीरे धीरे करके वीडियो को समझिए, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर देखिए, समझ में डेफिनेटली आ जाएगी। पहली बार होता है, कोई चीज़ जल्दी समझ नहीं आती है, कुछ चीज़ें लगती हैं, हार्ड लगती हैं, बट ऐसा नहीं है, आ जाएगा समझ में। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।